नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय का। हम अभी जो व्याख्यान श्रृंखला बीए भाग द्वितीय के लिए कर रहे हैं, उसमें हमने हुमायूं और हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी की 2 व्याख्यान हमने कर लिए और उन व्याख्यानों के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार शेरशाह सूरी एक साधारण सिपह सालार से आगे बढ़ के और हिंदुस्तान का शासक बन गया। हिंदुस्तान के शासक बनने के बाद में न उसने अपने सैनिक अभियान रोके, सैनिक क्रमों में कमी नहीं की, लेकिन साथ ही उसने तत्कालीन समय सभी क्षेत्रों में अपना कार्य किया। उसके समय के आर्थिक क्षेत्र में किए गए कार्य भी अद्भुत रहे और सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण योग्यता दिखाने के कारण ही शेरशाह सूरी को मध्यकाल के सबसे सफल एवं सबसे योग्य शासकों में गिना जाता है। देखिए, तत्कालीन समय अर्थव्यवस्था का जो सारा क्षेत्र था उसका मूल आधार कृषि था, एग्रीकल्चर के माध्यम से, कृषि के माध्यम से जो कर प्राप्त होता था उसी से सारा शासन तंत्र चलता था, उसी से सैनिकों की व्यवस्था होती थी। समाज में जो भी क्रियान्विति की जाती थी वह भी उन्हीं के माध्यम से होती थी। जो भी संरचनात्मक कार्य किए जाते थे वह भी उसी से होते थे। जो निर्माण कार्य किए जाते थे, जनोपयोगी कार्य किए जाते थे, वो भी सब अर्थतंत्र के द्वारा ही किए जाते थे। तो अब इस अर्थतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, कृषि व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके कर एवं कर की सूचियां कैसे बनाई जाए, जमीन का माप कैसा किया जाए, इस क्षेत्र में पूरा कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। हम इस व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे कि उसने कौन कौन से नियम बनाए, उनको मैं आपको बताऊंगा और फिर डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे उसने किया। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, भूमि की पैमाइश। शेरशाह सूरी ने पूरी भूमि जो भी कृषकों के पास थी उनकी नापजोख करवाई। उसने तत्कालीन समय सिकंदर लोदी के द्वारा जो गज का प्रयोग किया जाता था, जो गज का माप सिकंदर लोदी के समय था, उसी माप को उसने रखा। उसने जो 1 बीघा निर्धारित की वह 60 गुणा 60 गज जो जमीन होती थी उसकी निर्धारित की। उसने सारी भूमि का नाप करवाया और नाप करवा करके उसमें उसने पूरा उसका विवरण अपने पास रखा कि कितनी भूमि कृषि योग्य है, कितनी भूमि पर कृषि होती है, और उस भूमि की व्यवस्थित जांच पड़ताल करके और उसका सारा लिखावट में संधारण भी इनके द्वारा किया गया। ये एक बहुत बड़ा काम था भूमि की पैमाइश का, जो कि इनके द्वारा किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था, भूमि का वर्गीकरण, कर तथा कर सूचियां। यह एक इतना अद्भुत कार्य था मध्यकाल में जिसको करना लगभग असंभव था। फिर भी अपनी विशेष योग्यता के बल पर शेरशाह सूरी के द्वारा यह कार्य किया गया। अब इसमें देखिए क्या क्या कार्य किया उसने जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनाई, पैदावार योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया, उच्च, मध्यम तथा निम्न। तत्कालीन समय तक यह व्यवस्था नहीं थी, सभी कृषकों के ऊपर एक ही कर ले लिया जाता था। भूमि की उपज और उसकी क्षमता अलग अलग थी, इसलिए कुछ कृषकों पर वह सामान्य रहता तो कुछ के ऊपर वह कर बहुत भारी प्रतीत होता था। इसने इस समय उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवा के 3 श्रेणियां बना दी, उच्च श्रेणी की भूमि, मध्यम श्रेणी की भूमि और निम्न श्रेणी की भूमि, और उन तीनों को उन्हीं के अनुरूप उनके ऊपर कर बना दिए गए। जैसी उसकी उपज होगी भूमि की वैसा ही उस पर कर। ये एक बहुत बड़ी सोच थी और इससे किसान पर बहुत भार कम हुआ। दूसरा,
प्रत्येक भूमि की जांच करवाकर उसकी उपज का 1/3 हिस्सा राजस्व में लेना तय किया। कर भी उसके द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 33% कर उसके द्वारा लिया जाता था। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसी भूमि थी वैसा ही उस पर कर निर्धारित किया गया। अब जितना उस पर कर होगा उसी के अनुरूप उसको उसका 33% देना होगा, 1/3 हिस्सा। तो उसके लिए किसान भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता था कि मुझे मेरी पैदावार पर किस प्रकार का कर, कितना कर देना होगा। इसके लिए उसने आगे देखिए और क्या क्रम किया। पैदावार का बाजार मूल्य किस्मों के आधार पर किया जाता था। मतलब उसने जिस प्रकार की, जैसे मैंने बताया अलग अलग क्वालिटी की है तो अलग अलग उपज होगी, अलग अलग उपज की अलग अलग किस्म होगी, और उस किस्म का बाजार मूल्य क्या होगा ये भी वह उसी समय निर्धारित कर देता था। यानी वो भी फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, उसको भी निर्धारित और निश्चित कर दिया जाता था। और इसके कारण पैदावार के समय ही किसान को पता चल जाता था कि उसे कितना कर देना है। कितनी सुगम व्यवस्था उस समय मध्यकाल में इसके द्वारा की गई। भूमि की स्थिति बनाई गई, भूमि के अनुरूप उसकी किस्म निकाली गई, किस्म का मूल्य निकाला गया, और उस मूल्य का 33% राजस्व में देना है तो उसका क्या मूल्य होगा, किसान को पैदावार के समय ही पता चल जाता था कि उसे कितना कर देना पड़ेगा। बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था इस समय शेरशाह सूरी के द्वारा यह बनाई गई। तीसरा, इस समय कर किस रूप में दिया जाएगा। तो अभी तक जो व्यवस्थाएं थी उससे अलग हट करके शेरशाह सूरी ने कहा कि अगर वह नगद के रूप में चाहे किसान तो नगद के रूप में राजस्व दे सकता है, जो कि उसने उपज का 1/3 हिस्सा किया, और अनाज के रूप में देना चाहे तो अनाज के रूप में भी दे सकता है। कोई बाध्यता किसान के ऊपर नहीं की गई, लेकिन फिर भी सरकार जो थी वह नगद के रूप में कर लेने में ज़्यादा उत्साहित रहती थी। चौथा महत्वपूर्ण, पट्टा और कबूलियत। इस समय सरकार के द्वारा भूमि के पट्टे जारी कर दिए गए। किसानों के पक्ष में जितनी भूमि उसके पास है उसके पट्टे सरकार ने बनाए और किसान को उसकी हक दे दिए कि जहां वह कृषि कर रहा है वह कृषि योग्य भूमि उसकी उतनी है, उसकी सारी लिखावट, और इसके बदले में एक लिखावट सरकार के पक्ष में इन किसानों से भी ले ली गई। जो बहुत बड़ा काम हुआ, मध्यस्थों का उन्मूलन। देखिए, किसान जो था उसके और सरकार के बीच में हमेशा कोई न कोई मध्यस्थ रहा। उससे किसान को बहुत नुकसान होता था, सरकार तक पूरा पैसा नहीं पहुंचता था कर का। मध्यस्थ जो है वो बीच में बहुत ज़्यादा हेरफेर करता था। इन सारी व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक अमीन नाम का पद सृजित कर दिया गया और मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया गया। बीच से मध्यस्थ हटा दिए गए और सरकार और किसान का सीधा संवाद होने लगा। कृषक अपनी समस्याओं और व्यवस्थाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाता था, कर सीधा सरकार को देता था, और सरकार जितने भी भूमि संबंधी नियम कायदे लागू करवाने की बात करती थी वह सारे के सारे भी सरकार के द्वारा सीधे लागू किए जाने लगे। इससे दोनों पक्षों को लाभ हुआ, सरकार को भी लाभ हुआ और किसानों को भी लाभ हुआ। एक और महत्वपूर्ण, अधिकारियों को सद्व्यवहार करने के निर्देश। इस समय शेरशाह सूरी ने जो व्यवस्थाएं बनाई, राजस्व की व्यवस्थाएं बनाई, उन राजस्व की व्यवस्थाओं में उसके द्वारा यह स्थिति बना दी गई थी कि कोई भी अधिकारी किसान और मजदूर के साथ में खराब व्यवहार नहीं करेगा, सद्व्यवहार करेगा। यानी सरकार और आम जन के अंदर, किसान, कृषक, मजदूर के अंदर एक दूरी को हटाने की बात की गई, सीधे सद्व्यवहार की बात की गई, अच्छी प्रकार से उनको सारी व्यवस्थाओं में भागीदारी की बात की गई। इससे एक बहुत अच्छा आपस में संवाद बना और उसका फायदा भी दोनों पक्षों को हुआ, सरकार को भी हुआ और किसान को भी हुआ। सातवां, लगान निर्धारण में उदारता लेकिन वसूली में कड़ाई का पालन। अब देखिए, सारे पक्ष किसान के पक्ष में करते हुए सरकार ने सब कुछ उदारता के साथ किया। उसकी भूमि की
किस्म निकाली गई, किस्म के आधार पर उसमें पैदावार की स्थिति बनाई गई, पैदावार के बाद में कैसी उसमें उपज होगी उसका अलग मूल्य निर्धारित किया गया। मूल्य निर्धारित करने के बाद में 1/3 राजस्व लिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया गया, सीधे सरकार से संवाद हुआ, पैदावार के समय ही किसान को पता चल गया उसे कितना कर देना है। सारी व्यवस्थाएं बहुत उदारता के साथ करी, किसान के पक्ष में करी, कृषक के पक्ष में करी। लेकिन अब जब पूरी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से जब हो गई हैं तो उनको पूरे राजस्व को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती गई, क्योंकि अगर राजस्व में रियायत बरत देते तो उस समय सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती, न अच्छा सामाजिक कार्य होता, न निर्माण कार्य होता, न सेना को सही तरीके से संचालित किया जा सकता था और न ही जनता को कष्ट के समय किसी प्रकार का लाभ दिया जा सकता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं सामान्य स्थितियों में लाकर देने के बाद में वसूली पूरे के पूरे नियंत्रण के साथ की जाती थी। जितना राजस्व बनता था और जितना कृषक को देना होता था वह उसे देना ही पड़ता था, उसमें किसी भी प्रकार का छूट सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी। यानी कि सारी उदारताएं, लेकिन वसूली पूरी कड़ाई के साथ की जाती थी। और अंतिम अकाल कर, सरकार बहुत ही सहज और सजग थी, उसने सारी परिस्थितियों का आंकलन किया था और अकाल की स्थिति को देखते हुए उसके लिए भी एक अलग कर का निर्धारण किया था कि अगर विपरीत परिस्थितियां होगी तो उसमें कर कैसे होंगे, उसका निर्धारण भी तत्कालीन समय इसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किया गया था। तो इस प्रकार ये मध्यकाल के सबसे सफल शासक की आर्थिक व्यवस्थाओं का लेखा जोखा रहा, जिसमें उसने तत्कालीन समय बहुत आगे बढ़कर आगे की सोच के आधार पर सारी व्यवस्थाएं बनाई, कृषि को बहुत ही सुसंचारित किया और इसी की व्यवस्थाओं को आने वाले शासकों ने पूरी तरह अपनाया और उन्हीं के क्रम पर भू राजस्व व्यवस्थाएं चली। भू राजस्व व्यवस्थाओं के आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं चला करती थी और उसका एक नियमन और क्रमबद्ध तरीका मध्यकाल में शेरशाह सूरी द्वारा अपने आगामी शासकों को दे दिया गया था। इस प्रकार ही हम कहते हैं कि शेरशाह सूरी न केवल सैनिक कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में, बल्कि आर्थिक व्यवस्थाओं को भी संधारित करने में निपुण था, योग्य था। धन्यवाद।